हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड हम आ गए हैं लेकर के अपना डेली पीआईबी एनालिसिस। आज है आपका 12 सितंबर 2022। तो आज हम जो दो टॉपिक्स करने वाले हैं पीआईबी के अंदर, फर्स्ट है पीएलआई स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगेन गवर्नमेंट स्कीम है तो GS2 का ये पार्ट बन जाती है। इम्पैक्ट के हिसाब से GS3 के अंदर भी आ जाती है। प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, साइज एंड टेक आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये GS3 में भी पूछा जा सकता है। एंड सेकंड हमारे पास आ जाती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसकी सेकंड एनिवर्सरी जो है वो हमने मनाई है। इसके रिगार्डिंग पीआईबी में एक आर्टिकल था जिसको हमने कवर करना है। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ GS2। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्ट हमारी आ जाती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पीएलआई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जो भी ऐसी बेसिकली इंडस्ट्रीज़ हैं जो लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग किया करेंगी, उनको प्रोडक्शन के हिसाब से इंसेंटिव्स देने का फैसला किया है सरकार ने। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, ये गवर्नमेंट स्कीम है तो GS2 में भी जाएगा, और क्योंकि ये आपकी इंडियन इकोनॉमी से, साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है, तो ये इंडियन इकोनॉमी GS3 में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप इस इन्फोग्राफिक को देखते हो तो 4 to 6% इसके अंदर इंसेंटिव दिया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर। टारगेटेड इंडस्ट्रीज में मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर मास प्रोडक्शन मोबाइल फ़ोन्स की हो, जो कि हमारी इंपोर्ट होती हैं मेजॉरिटी चाइना से। इसके अलावा अगर हम मास प्रोडक्शन मोबाइल फ़ोन्स की इंडिया में करते हैं और इसके अंदर यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी इंडिया को बना पाएंगे। और एप्पल जैसे आईफोन को भी हम चाह रहे हैं कि इंडिया में किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल जाए। हालांकि उसमें कुछ ना कुछ इशू हमेशा रह जाता है, बट देयर कैन बी ए चांस जब कंप्लीट आईफोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो, तो इसीलिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर टेन्योर की बात करें तो ये स्कीम जो है 5 ईयर्स के लिए जो है वैलिड रहेगी, और ये जो बेस ईयर इसका माना जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को माना जाएगा। अब अगर हम इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री की बात करें तो इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि अगेन सारा का सारा काम ये IT से रिलेटेड है तो उसके अंदर जाएगा। और जो PLI स्कीम है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, आप कह सकते हो पहली बार दी जा रही है, और इसके अंदर सरकार लगभग 38,000 करोड़ का खर्चा जो है वो करेगी। अगर एज ऑफ नाउ हम बात करें तो 10 कंपनीज मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर शॉर्टलिस्ट हुई हैं, जिनमें से 5 ग्लोबल हैं और 5 डोमेस्टिक हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं लास्ट 3 ईयर्स के अंदर 139% से ग्रो हुए हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक आशा की किरण लगती है अगर हमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरह आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम GDP में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे कम योगदान होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनरेट की जा सकती है। अब अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसके हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे, तो अगर प्रोज़ की बात करें तो इससे इंडिया जो है एक कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इससे आत्मनिर्भर भारत जो हमारी स्कीम है उसके अंदर हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ग्लोबल लेवल पे इंडिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो बन सकती हैं। इसके अलावा एडिशनल प्रोडक्शन हो जाएगी, जिससे कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और 7 लाख लोगों की वर्क फोर्स को फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो है इससे मिल पाएगी। अगर हम PLI स्कीम की बात करें, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करें, तो पहले भी देखा गया है कि इस तरह की स्कीम्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो कंट्री है उसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाती है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भी चाहिए, मिसलेनियस वर्कर्स भी चाहिए, सफाई कर्मचारी भी चाहिए, ट्रेंड वर्कर्स भी चाहिए, अनट्रेड वर्कर्स भी चाहिए, अकाउंटेंट्स भी चाहिए, लॉयर्स भी चाहिए। तो हर फील्ड के लोगों की आपको ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो इसके लिए इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर जगह की हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कैपिटल इंसेंटिव मतलब कि जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है उसको हम कैपिटल इंसेंटिव बोलते हैं, जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है।
तो उनको थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। शुरू में ही वो पहले या दूसरे साल से ही प्रॉफिट देना शुरू कर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक 5 ईयर्स के लिए स्कीम को देना बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मूव है, जिससे कि हो सकता है ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की या इंडिया की कंपनीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग जुड़ करके करने की कोशिश करें। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिससे कि कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ को भी लगेगा कि हाँ, हमें इंडिया में जाकर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करनी चाहिए। तो चाइना से जितनी भी आप लगा लो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जा रही हैं, हम उसको टैप करने के लिए इस तरह की स्कीम्स बना रहे हैं। और अगर हमारा प्रोग्राम सही रहता है तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत बड़ा इशू है वो भी इससे सॉल्व हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, GS2 का पार्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर आता है और इसकी सेकंड एनिवर्सरी यानी 2 साल जो है वो पूरे हो गए हैं, इसीलिए PIB ने इसको कवर किया है। इसका जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि एक रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया जाए, ताकि जो भी फिशरीज हैं हमारी, जो हमारी बेसिकली मत्स्य संपदा की बात करता है ये, तो फिशरीज एज अ रिसोर्स जो है हमारी, उसको हम अच्छे से टैप कर सकें विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें, इनको एज अ रिसोर्स यूज़ भी करें, प्रोडक्शन भी इनसे करें, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, सब कुछ हो। to address the critical gaps in value chain including infrastructure, modernization, post harvest management and quality control। साथ ही साथ ये स्कीम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिशरीज, जो आपके फिश फार्म्स हैं उनको मॉडर्नाइज किस तरह से किया जा सकता है उनके बारे में भी चर्चा करती है। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात करती है, यानी कि एक बार आपने फिश की हार्वेस्टिंग कर ली तो उसके बाद उसको किस तरह से मेंटेन रखना है कि उसके अंदर कोई खराबी ना आए, कोल्ड स्टोरेज एडिक्वेट हो, कोल्ड स्टोरेज के अलावा वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो, और जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो क्वालिटी की हो, वो कोई वेनमस चीज़ ना हो या उसके अंदर कोई और ऐसी चीज़ ना हो जो कि बैड फॉर हेल्थ है, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल भी किया जा सके। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च हुई थी, 2 साल हमारे हो चुके हैं, 5 साल का इसका टारगेट था और इसका जो एम था वो था टू ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए था, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति था फॉर वेजिटेशन फॉर फूड ग्रेन्स, आई एम सॉरी, इसी तरीके से ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो है आपकी फिशरीज के लिए। तो ये हम लाना चाहते हैं। एंड अगेन इसके अंदर हमें क्या लाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि यूजिंग द रिसोर्सेज टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि हम जो चीज़ें छोड़ रहे हैं वो हमने इनहेरिट नहीं की है अपने एंसेस्टर से, हमने पूर्वजों से हासिल नहीं की है, रादर हमने अपनी आने वाले जनरेशन से उधार पे ली है। इस सोच के साथ हमें सस्टेनेबली चीज़ों को डेवलप करना है। हमने अपनी नीड्स भी पूरी करनी है, लेकिन हमने ग्रीडी नहीं बनना है और हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अर्थ को वैसे ही छोड़ना है जैसे हमें प्राप्त हुई थी। तो इस एम के साथ हमें ब्लू रेवोल्यूशन लाना था। इसके अंदर जो टोटल बजट है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। एंड ये अनोखी स्कीम है क्योंकि इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों की जो एलिमेंट्स है वो मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में 100% क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। हमने हमेशा देखा है कि या तो स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें मैंने आपको बताया 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है, या फिर होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाती है। तो ये डिफरेंस हमेशा रहता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर दोनों ही कंपोनेंट हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू स्कीम जिसके अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम के भी और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के भी मौजूद हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से मार्क कर लो अपनी डायरी में, जहाँ पे भी नोट्स बनाते हो इसको रेड स्टार से ज़रूर मार्क करके रखो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें, यानी कि 100% पैसा सरकार वहाँ लगाएगी जहाँ पर सरकार कहती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे आपको 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा के देगी। एंड इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 40%, SC/ST वुमेन के लिए 60% पैसा रिजर्व किया गया है। इसी के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ आ जाएंगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर, उसके अंदर 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाएगी, उसके अंदर सेंट्रल असिस्टेंस देगा। यानी कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो 90% पैसा सेंटर ने दिया, 10% स्टेट्स ने दिया। बाकी स्टेट्स की बात करें तो 60% पैसा सेंटर ने दिया, 40% स्टेट्स ने दिया। यूटी के अंदर 100% पैसा फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी, क्योंकि यूटी की अपनी कोई सरकार होती ही नहीं है। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। अगर आप सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट में जाएंगे तो पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, अदरवाइज नहीं देगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरियाज़ की, तो एरियाज़ इसके अंदर सभी तरह के एरियाज़ आ जाते हैं। आपकी फ़िश प्रोडक्शन,
फिशरी से रिलेटेड जो भी और प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, एक्वाकल्चर सेक्टर्स हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेयर हाउसिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ वैल्यू चेन, अगर आप किसी भी तरह से प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज करने का कोई सिस्टम बना रहे हैं, कोई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद वेलफेयर फिशर्स की और फिश फार्मर्स की, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ काम कर रहे हैं। फिशरीज़ मैनेजमेंट जो आपका फ्रेमवर्क हो जाता है वो सारी हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे एरियाज़ जो हैं इसके अंदर कवर होते हैं। तो ओवरऑल हमारे एम्स क्या आ जाएंगे कि फ़िशरीज़ और एक्वाकल्चर को और ज़्यादा अच्छा बनाना, हार्नेस करना अपनी फ़िश के जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारा बेसिकली जो आपका ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर पूरा का पूरा समुद्र है और इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, उसको हार्वेस्ट करना ताकि लोगों की जो नीड्स हैं और जो वांट्स हैं वो पूरी हो सकें, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट ना करना। इसके अलावा जो भी हमारे लैंड और वाटर रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करना फॉर ब्लू रेवोल्यूशन। इसके अलावा जो हमारी वैल्यू चेन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चल रही है उसको और ज़्यादा अच्छा करना, मॉडर्नाइज करना ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सके। इसके अलावा जैसे कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की बात करते हैं तो वेलफेयर और फिशर्स एंड फार्मर्स में इनकी भी जो तनख्वाहें हैं, इनकी भी जो इनकम है बेसिकली उसको डबल करना। तो ये तनख्वाह गलत बोल गया मैं, बेसिकली इनकम को डबल करना। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़े हुए तो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। नेचुरली फ्रेश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी जब आपकी वेयर हाउसिंग होगी, तो वेयर हाउसिंग को ऑपरेट करने के लिए भी एक पर्सन होगा, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड होगा, मॉडर्नाइजेशन होगी तो कंप्यूटर्स होंगे, तो आईटी वाले होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, तो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट करेगा। तो उस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। उसके बाद जो आपकी ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो हो जाएगी। इसके अलावा फिशरीज़ आपको पता है इंडिया में कंज्यूम कम होती हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स बहुत होती हैं, क्योंकि जो फ़िश और फिश प्रोडक्ट्स हैं वो एक डेलिकेसी माने जाते हैं, जैसे क्रैब्स हो गए, अदर थिंग्स होगी। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी हम इसको बना सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू एडिशन देखने को मिल सकती है। फार्मर्स जो हैं वो अमीर हो सकते हैं, फार्मर्स अमीर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारा मत्स्य संपदा है उसको हम यूज़ कर पाएंगे। So all in all, we will be able to develop a robust fisheries management and regulatory framework. So this was it for this scheme. So with this we have completed today's PIB analysis. दो ही हमारे पास आर्टिकल्स थे जो आपको याद करने हैं। So अगर आप कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाएगी और लाइट के अंदर अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।